विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का लेसन 21वां क्रांतिकारी शेखर का बचपन समझेंगे, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका उपनाम है अग्नेय और पाठ का प्रकार है उपन्यास अंश। उपन्यास यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉवेल, उसमें से एक अंश लिया गया है जो यहाँ पे हमें पढ़ना है। जीवनी यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जो लिखा जाता है उसे कहते हैं जीवनी। तो यहाँ अग्नेय जी ने अपने ही जीवन से लिया गया यह अंश जो जीवनी की तरह लिखा है, यहाँ से वो हमें आज समझना है। अग्नेय जी का परिचय अगर दे तो आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि के नाम में और उपन्यासकार के नाम में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन। क्रांति शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन करना। तो यहाँ शेखर नाम का एक व्यक्ति जिस दिन से अपने मन में यह ठान लेता है कि मैं भारत में आज़ादी के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या क्रांति ला सकता हूँ। जब वह छोटा था तभी से उसके मन में क्रांति के बीज जो पड़े हुए थे, वो व्यक्ति जब जब बड़ा होता है तो वो कैसे कैसे पल्लवित होता है उसके बारे में एक उपन्यास लिखा है शेखर। तो उस उपन्यास में से एक अंश लिया गया है जो यहाँ अग्नेय जी ने हमें दिखाया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इसके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन यहाँ निरूपण किया गया है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र की खोज लक्षित है। स्वातंत्रता की खोज यानी कि भारत माता को आज़ाद करने की जो जंग लड़ी गई थी उनमें उनका क्या प्रदान था उसके बारे में यहाँ लेखक ने बताया है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। लील यानी रूढ़ी, जो सदियों से चले आ रहे हमारे संस्कार है, रीति रिवाज है, उससे कुछ हटकर चलना शेखर के जीवन का एक भाग बन गया था। तो ऐसे क्रांतिकारी शेखर का बचपन कैसा था उसके बारे में यह भाग 1 में लिखा गया है। फिर उसने उसके 4 भाग लिखे हैं। चारों भागों में शेखर जैसे जैसे बड़ा होता है तो भारत की आज़ादी में, उसमें भारत में क्रांति लाने के लिए उसने जो योगदान दिया उसके बारे में अग्नेय जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। लेकिन हमें तो यहाँ एक छोटा सा भाग ही समझना है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। अभिभूत यानी कि उनसे भरा हुआ था। यह ब्रिटिश शासन को जबरदस्त विरोधी था और स्वदेशी चीज़ों का चाहक। ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उनका वह विरोध करता था और स्वदेशी चीज़, स्व यानी कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन से उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है। अंग्रेज़ी बोलना भी उसे पसंद नहीं था, वो हिंदी का हिमायती था यानी कि हिंदी बोलना पसंद करता था। उसके बारे में इस उपन्यास अंश में जो कुछ लिखा गया है वह लेखक ने यहाँ दिया है। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। यहाँ पे असहयोग यानी कि सहयोग न देना। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो भी कायदे कानून लगाए थे उनमें उनका विरोध करना, सहयोग न देना, क्योंकि वह तो विदेश से आए हुए लोग थे, हमें तो स्वातंत्र चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो असहयोग यानी कि सहयोग न देना। चेष्टा यानी कि प्रयत्न। खेना यानी नाव को पानी में आगे ले जाना। संवेद यानी कि सामूहिक। बोलबाला होना यानी कि अति प्रसिद्ध होना। पुलकित यानी कि प्रसन्न। अनुमति यानी कि इजाज़त। अंकुश यानी कि नियंत्रण। तो असहयोग की एक लहर आई। लहर आना यानी कि एक ऐसी सघन, जिसे हम कहते हैं कि चारों ओर देश में ऐसी लहर फैल गई कि हमें अंग्रेज़ों का जरा भी सहयोग नहीं देना है और सारा देश उसमें बह गया।
सारा देश उसमें बह गया, इसका मतलब है कि सारा देश उस ओर चल पड़ा। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। शेखर भी स्वदेश की जो भी चीज़ें हैं वो अपनाने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तो हाथों से लेकर अपने को बहाने लगा। उसके घर का जो वातावरण था वह कुछ ऐसा था कि उसमें सारी विदेशी चीज़ें, विदेशी नियम सम्मिलित थे और शेखर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, इसीलिए वह देश के साथ बह नहीं सका तो बहने का प्रयत्न करने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। विदेशी कपड़े, उनके घर में जो भी वातावरण था वह सब विदेशी था, अंग्रेज़ों के शासन के अनुसार था। तो विदेशी कपड़े उसने उतार कर रख दिए और देशी कपड़े जो अपने देश में बने हुए थे, जो सूती कपड़े थे, वही पहनने लगा। हालांकि वह उसको अच्छी तरह से फिट नहीं आते थे, थोड़े बड़े होते हैं, फिर भी बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने विदेशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, आज़ादी का आंदोलन जोर जोर से चल रहा था, तो उसके नारे उसके कानों तक पहुंचते तो वह खिड़की पे खड़ा होकर सुनता था। गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुँह काला, दुश्मन यानी कि अंग्रेज़। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते, पुलकित यानी कि आनंदमय, खुशी से उसके प्राण हैं वो भर जाते। वह खिड़की से पुकार उठता, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुँह काला। वो भी उस नारे के साथ नारा लगाता कि गांधी जी का बोलबाला हो और दुश्मन है उसका मुँह काला हो। इससे आगे वह नहीं जा सकता था, घर में अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति न होने का तो एक अंकुश था जो निरंतर कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। उसके घर में पूरा अंग्रेजी वातावरण था, तो स्वदेशी की वहाँ कोई हिमायत नहीं थी, उसके घर में अनुमति नहीं थी। तो वो क्या करता था, जैसे जैसे उसके पर अंकुश बढ़ते थे वो विद्रोही होता जा रहा था और दूसरा मार्ग ढूंढने के लिए ये सब जो उस पर अंकुश लगाए गए थे उसे वह प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे खुली जगह पर ढेर लगा दिया। एक बार क्या हुआ कि घर में कोई नहीं था, उसकी माँ थी, वह ऊपर के कमरे में थी, तो उसने सारे विदेशी कपड़े लेकर एक बड़ा सा ढेर बनाया। फिर लैंप पे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला, उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। वो तो तेल का बड़ा सा पीप लाना चाहता था, लेकिन वह नौकरों के पास रहता था। अगर वह नौकरों के पास लेने के लिए जाता तो नौकर उसे देते नहीं और उसकी माँ को सारी बात बता देते। इसीलिए लैंप में से तेल निकालकर उसने सारे विदेशी कपड़े जला दिए। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आह्लाद यानी कि आनंद। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुँह काला। विदेशी कपड़े जलते हुए देखकर वह बहुत आनंदित हो उठा। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल पर मानो विदेशी हो गए, यानी कि इतने तमाचे उसकी माँ ने उसके गाल पर लगाए कि उसका गाल भी लाल लाल हो गए और जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। लेकिन शेखर ने जो काम करना था वह तो हो गया था। सारे विदेशी कपड़े जलकर राख का ढेर हो गए थे। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। घृणा यानी कि नफरत। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि उसके पिताजी घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहते हैं। यह कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी।
उसका पहला गुरु जिसके साथ दिन भर बिताना होता था वह एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। शेखर के पिताजी हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी जैसे बनाना चाहते थे और अंग्रेजी सिखाने की बहुत ज़ोर देते थे। तो पहली आया एक ईसाई थी जो सिर्फ अंग्रेजी ही जानती थी और दूसरा एक अमेरिकन मिशनरी था, वो पढ़ाता कुछ नहीं लेकिन सारा दिन अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। शेखर ने क्या सोचा कि हमें तो मातृभाषा ही अंग्रेजी सिखाई गई है, तो ये तो विदेशी हुई, तो ये विदेशी हमारी माँ हो गई। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा कि ये विदेशी में भाषा है, वो मेरी माँ नहीं हो सकती। यदि उसे मैं घृणित समझता हूँ, उसे विदेशी को माँ कहने के बाध्य हो, मारे वो मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं विदेशी को माँ कहूँ, मैं तो अपनी हिंदी भाषा को ही माँ कहूँगा। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया और अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में वे विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। धीरे धीरे शेखर को समझ में आया कि अंग्रेजी है वो हमारी भाषा नहीं है, वो तो विदेशी है। तो मातृभाषा जो हमारी पहले से जब जन्म से हम बोलते हैं तो ये तो अंग्रेजी सिखाई जाती है और हम तो अंग्रेजी को मातृभाषा नहीं कह सकते, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है। तो वह धीरे धीरे क्या करने लगा कि धीरे धीरे अंग्रेजी शब्दों को हटाने लगा और हिंदी भाषा बोलने लगा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उसे कोई साधन प्राप्त नहीं होता था। गांधी जी का शेखर बहुत आदर करता था क्योंकि वह देश में आज़ादी लाने के लिए जो प्रयत्न करते थे, तो गांधी जी के प्रति उसे आदर दिखाना था, लेकिन उसके घर में ऐसे कोई साधन नहीं थे। तो आदर प्रकट करने के लिए एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ कर दिया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी। खेल यानी कि नाटक, उसने एक नाटक देखा था, उसकी याद उसके मन में बनी हुई थी, इसीलिए उस लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना में ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। अगर कोई लेख लिखना है तो उसमें हमें पहले प्रस्तावना लिखनी होती है, तो वो प्रस्तावना तो उसने हथियाली यानी कहीं से भी मिल गई और कुछ मामूली परिवर्तन कर दिया। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। इस लेसन का नाम ही है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो बचपन से ही क्रांति के बीज जो उसके मन में छिपे हुए थे वो बाहर कैसे लाता है उसके बारे में कहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, विदेशी कपड़ों को जला दिया। दूसरा क्या किया कि अंग्रेजी भाषा सीखनी बंद कर दी और हिंदी भाषा सीखने लगा। और तीसरा क्या किया, गांधी जी के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न उसके राष्ट्रपिता गांधी हो और सिद्धि के लिए साधन है। एक ऐसा भारत वह देखता था कि स्वाधीन हो, परतंत्र नहीं, अपने आप पर जो टिका हुआ है ऐसा भारत उसे चाहिए। और उसके राष्ट्रपिता कौन होंगे, गांधी जी। अनवरत कताई और बुनाई, गांधी जी की तरह वह कताई करने लगा। जो हमारे खद्दी के जो कपड़े बनते हैं उसके लिए कताई करनी होती हैं और बुनाई करनी होती हैं, तो वह सीखने लगा। विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग किया। विदेशी माल जो विदेश से आता था और विदेशी लोग अंग्रेज, उसका उसने परित्याग किया। प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया और अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर अंत में उसने, गांधी जी ने जो पहला नाटक देखा था सत्यवादी हरिश्चंद्र, वह अंत में वह अपने जो लिखता था उसके अंत में दिया गया। और शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्रशांत स्वप्न। शेखर ने जो नाटक लिखा उस नाटक का अंतिम दृश्य क्या था, स्वाधीन भारत यानी कि आज़ाद भारत।
स्वतंत्र भारत और बाधाहीन, जिसमें कोई बाधा ही न हो, ऐसे भारत का स्वप्न उसने अपने नाटक में लिखा। नाटक पूरा हो गया। नाटक तो शेखर ने लिख दिया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और इसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। शेखर ने क्या किया कि देशी स्याही से सारा नाटक लिखा और उसको छिपा कर रखा, क्योंकि अगर उसके पिताजी के हाथ आ जाए तो उसे वह फाड़ डाले। पहले साहित्यिक प्रश्नों की गतिविधि याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। पहले जब उसने एक नाटक लिखकर दिखाया था तो उसका क्या हाल हुआ था यह शेखर को पता था, इसलिए इस नाटक को उसने किसी को भी नहीं दिखाया। और हर समय जब वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से अपना निर्माण किया है स्वाधीन बाधाहीन भारत के चित्र का। शेखर को गौरव था कि उसने ऐसा नाटक लिखा है। सबसे पहले शायद मैं ऐसा अकेला ही एक सबसे प्रथम लेखक हूँ कि मैंने ऐसा नाटक लिखा जिसमें स्वाधीन भारत कैसा हो उसका चित्रण किया गया है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे। एक दिन के दौरे पर, लेकिन इसका अर्थ है कहीं बाहर जा रहे थे और शेखर साथ था। चौकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम में टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। एक दिन शेखर और उसके पिताजी कहीं बाहर जाते हैं। चौकीपुर नाम का स्टेशन था, तो वहाँ के वेटिंग रूम में सामान रखकर दोनों बाप और बेटे टहल रहे थे। पास एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला। वहाँ कोई लड़का होगा जो टहल रहा होगा, वो शेखर के पास आकर अंग्रेजी में बात करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। शेखर को अंग्रेजी से नफरत थी, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उस लड़के को सिर से पैर तक देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को लगा कि उसे उसके अंग्रेजी ज्ञान का बड़ा घमंड था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर ही नहीं दिया। शेखर को ऐसा लगा कि ये तो अभिमान से, घमंड से पूछ रहा है, इसीलिए शेखर ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करने से वह झिझकता था। झिझकना यानी कि खचकाट होना। उसके पिताजी पीछे खड़े थे और उसे अंग्रेजी तो बोलना ही नहीं था, वो हिंदी बोलना चाहता था, लेकिन पिताजी को देखकर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। शेखर ने उत्तर नहीं दिया तो लड़के को लगा कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, शायद अंग्रेजी नहीं जानता है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माय नेम, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न दे, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ रहा था कि यह लड़का शायद कोई पाठ दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उनकी घृणा से उस लड़के की ओर देखा, कोई उत्तर नहीं दिया। शेखर को लगा कि ये लड़का अपने अंग्रेजी शायद जानता नहीं, लेकिन रोब जमाने के लिए बोलता है। शेखर ने उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को बताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? उसके पिता को अच्छा नहीं लगा कि शेखर जवाब नहीं देता है, इसीलिए क्रुद्ध स्वर में, क्रुद्ध स्वर यानी रोष, क्रोध से कहा कि कुछ उत्तर क्यों नहीं देता, तू भी तो अंग्रेजी जानता है। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उस लड़के को गर्व हुआ कि मेरे बात का ये कोई जवाब नहीं दे सका, इसके लिए मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया।
तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है। मुंह टूट जाना यानी कि जवाब देने की कोई शक्ति नहीं होना, जवाब देने की कोई हिम्मत नहीं होना। पिताजी ने शेखर को वेटिंग रूम में जाकर धमकाया कि तुम भी तो अंग्रेजी जानते हो, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने वाला था, उस गुस्ताखी में बच गया। शेखर है वह हिंदी में उत्तर देने वाला था, लेकिन तभी ट्रेन आ गई और गुस्ताखी करने से बच गया। गुस्ताखी यानी कि भूल करने से, क्योंकि अगर शेखर हिंदी में बोलता तो उसके पिताजी और उसे डांटते। दूसरे दिन पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने बोलना ही नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। दूसरे दिन जब घर आए तो पिताजी ने शेखर की माँ से शिकायत की कि मेरे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं, किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि उस लड़के ने जब अंग्रेज़ी में बोला तो शेखर तो अंग्रेज़ी जानता ही था, लेकिन उसने प्रण लिया था कि मैं अपनी मातृभाषा के सिवाय बात नहीं करूँगा, इसीलिए उसने उत्तर नहीं दिया। और अगर उत्तर देता हिंदी में तो उसके पिताजी पीछे ही खड़े थे। उसे ऐसा लगता कि मेरे पिताजी को अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए चुप रहना सही माना। तो पिताजी को तो जरा भी अच्छा नहीं लगा कि उस लड़के ने तो लड़के जवाब नहीं दे सके, इसलिए बहुत ही क्रोधित स्वर में उसकी माताजी से फरियाद की कि हमारे लड़के सब बुद्धू हैं। तो यहाँ पे यह लेसन पूरा होता है। शेखर एक जीवनी का यह पहला भाग है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यह उपन्यास पूरा पढ़ना होगा। तो फिर से हम एक बार सारा लेसन दोहरा दे तो शेखर नाम का एक बालक है, क्योंकि इसमें शेखर के बचपन की बात कही है तो वो शेखर का बचपन ही होगा। शेखर का विदेशी वस्तुओं को भूलकर भी अपनाता नहीं है, विदेशी पहनना छोड़ दिया है, देशी कपड़े कम हैं इसलिए बाहर भी कम जाता है, दोपहर को खिड़की के पास खड़ा होता है और स्वदेशी नारे सुनता रहता है। घर में अंकुश भी बहुत हैं। शेखर के घर में विदेशी वस्तुओं का सब उपयोग करते हैं क्योंकि सब अंग्रेज़ की तरफ थे। स्वदेशी वस्तुओं को किसी तरह का लगाव शेखर को बहुत था, लेकिन घर में किसी को स्वदेशी वस्तुओं से लगाव नहीं था। शेखर विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत करता था, लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए उसे वो जा नहीं सकता था। शेखर की तो बहुत इच्छा थी कि वह स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के लिए जाए, लेकिन जा नहीं सकता था। घर में विदेशी कपड़ों की होली करता है। एक दिन घर में सब लोग बाहर थे, माँ ऊपर कोठे में बैठी हुई थी। शेखर को मौका मिला, उसने घर के विदेशी कपड़े एक जगह जमा किए। घर में रात को जलने वाले दियों में से मिट्टी का तेल उंडेलकर सब कपड़े जला दिए। बाद में उन्हें माँ की थप्पड़े खानी पड़ी। विदेशी का विद्रोह कैसे करे, घर के बाहर तो जा नहीं सकता था, इसलिए घर में ही उसने सारे विदेशी कपड़े इकट्ठा करके जला दिए। फिर वह स्वदेशी अपनाने की जो प्रयत्न करता है उसके बारे में लिखा है। पहले तो विदेशी कपड़े पसंद नहीं थे, दूसरी थी विदेशी भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में बहुत घृणा करता था। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ था। वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसने अपनी पहली आया यानी कि जो अंग्रेजी सिखाने वाली जो शिक्षक थी वह ईसाई थी। उनका पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा दिया करता था। घर में भी लोग अंग्रेजी ही बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि घर में अंग्रेजी में भाइयों से बातचीत हो, लेकिन शेखर को यह पसंद नहीं था। विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए तो पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। विदेशी भाषा मातृभाषा न बन जाए इसलिए उसने चोरी छिपे विदेशी भाषा को त्याग करके हिंदी भाषा बोलना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। अपने भारत के प्रति वह अपना देश प्रेम कैसे दिखाए
तो इसलिए उसने एक नाटक लिखना प्रारंभ किया। शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। उसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था, उसी ढांचे पर उसका यह नाटक था। इसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। गांधी जी से प्रेरित सारी बातें, कताई, बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि दिखाई दिया गया था। नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने उसे अपने पुस्तकों के बीच छिपा कर रख दी, क्योंकि अगर उसके पिताजी के हाथ में आ जाए तो उसे फाड़ डालेंगे। बांकीपुर स्टेशन की घटना। शेखर के पिता शेखर के साथ एक दिन दौरे पर कहीं जा रहे थे। यहाँ वेटिंग रूम में बाहर एक लड़का शेखर के पास आया। अच्छा सा सूट और अंग्रेजी टोपी पहनी थी और आकर अंग्रेजी में शेखर से बात करने लगा, क्योंकि उसे घमंड था कि उसे अंग्रेजी आती है। लेकिन शेखर तो अंग्रेजी से नफरत करता था, इसलिए चुप रहा, एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वह उसको हिंदी में जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी उसके पीछे ही खड़े थे, इसलिए उसने चुप रहना ही मुनासिब माना। उस पर शेखर को क्या हुआ, उसके पिताजी की थप्पड़ खानी पड़ी। दूसरे दिन पिताजी ने क्रोध करके उसकी माता को बताया कि हमारे लड़के तो सब बुद्धू हैं, एक छोटा सा लड़का अंग्रेजी में बहुत कुछ कह गया, लेकिन हमारा शेखर जवाब नहीं दे पाया। दूसरे दिन पिताजी ने घर में जो बात कही, इस पर भी शेखर चुप रहा और एक भी जवाब नहीं दिया, और मन में ही अपने स्वदेशी की भावना को, अपने आज़ाद भारत के प्रति जो उसने स्वप्न बोया था, उसे और भी बड़ा करने लगा। तो ये था हमारे लेसन का समझावट थी। अगर आपको होमवर्क में ये शब्द लिखने हैं और उसका जो आपकी वर्कबुक है उसमें यह लेसन पूरा करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा। क्रांतिकारी शेखर का बचपन कैसा था उसके बारे में अग्नेय जी ने इस उपन्यास से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हमें यहाँ पढ़ने के लिए दिया है। तो यह लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।